नमस्कार, मैं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। कल जो भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हुआ, उसको लेकर के सरकार की बहुत आलोचना हो रही है। यहाँ तक कि बहुत सारे पूर्व सैनिक, एयरफोर्स, आर्मी चीफ्स का ये मानना है कि ये बात समझ में नहीं आई कि जब हम एडवांटेजियस पोजीशन में थे तो ये सीज फायर क्यों किया गया। और उसके बाद कुछ राजनयिक्स का ये कहना है, कुछ जो डिप्लोमेट्स हैं उनका ये कहना है कि हमारी ये आदत रही है, हमारी ये डिप्लोमेसी का या हमारी स्ट्रेटजी का हिस्सा रहा है कि हमने हमेशा जीत के मुंह से हार छीना है। ये ब्रह्मचलानी ने कल लगभग सब टीवी डिबेट्स में इस तरह की बात कही। उसके बाद सोशल मीडिया भरा पड़ा है, जहां पर इंदिरा गांधी और इस घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कंपैरिजन किया जा रहा है और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि इंदिरा गांधी ने किस तरह से 71 के वार में पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे और वो एक बड़ी नेता थी, बहादुर नेता थी। इस तरह की चीज़ें निकल करके आ रही हैं। लेकिन एक इसका और एस्पेक्ट भी है। दोनों को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ये ऐसी घटना है जो नरेंद्र मोदी को कमज़ोर बनाता है और नरेंद्र मोदी को एक इस तरह का नेता बनाता है जो अगर उसकी तुलना किसी दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री से की जाए तो उसमें वो पिग्मी साबित होते हैं। लेकिन इन तुलनाओं पर आऊं कांग्रेस और बीजेपी के, उसके पहले एक और महत्वपूर्ण विषय है, उसको समझ लेते हैं, बात कर लेते हैं। जब अचानक इजराइल पर हमास के लोगों का, हमास के आतंकवादियों का हमला होता है और उसके हमले के बाद बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, कुछ लोगों का अपहरण होता है और इजराइल ने एक फ्रंट खोल दिया और जो पूरा का पूरा गाजा था उसको नेस्तनाबूद कर दिया। ये सबको मालूम है। लेकिन ये अचानक क्यों हो गया? अचानक क्यों इसलिए हो गया कि कुछ दिन पहले ही G20 के सम्मेलन में एक कॉरिडोर पर सहमति बनी थी। उस कॉरिडोर का नाम है आईमेक, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। और वो कॉरिडोर हाइफा होकर के जाता है। हाइफा जो है वो इजराइल का पोर्ट है और उसको डेवलप करने की जिम्मेदारी अडानी के पास है। वार शुरू हो जाता है, नॉन स्टार्टर हो जाता है आईपेक। अब आईपेक चैलेंज किसके लिए था? आईपेक जो है वो चैलेंज सीपेक के लिए था। सीपेक क्या है? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो चाइना से होकर के आगे जाकर के यूरोप को कनेक्ट कर रहा है। और ये कनेक्टिविटी ही इस पूरे देश में, पूरे साउथ एशिया में, मतलब उधर चाइना और उधर चाइना की कनेक्टिविटी बढ़ती और इधर भारत की कनेक्टिविटी बढ़ती। भारत की जब कनेक्टिविटी होगी तो पूरे साउथ एशियन देशों को उसका फ़ायदा हो गया। तो आईपेक नॉन स्टार्टर हो गया, क्योंकि वहाँ पर इजराइल में जब तक शांति नहीं बहाल होंगे तब तक वो नहीं मामला होगा। अब और इस तरह की खबरें आई थी कि जो हमास के लोगों ने ड्रोन्स फायर किए थे वो चाइनीज़ थे। अब यहाँ पर आते हैं, भारत में भी लगभग सिमिलर घटना हुई। 26 लोगों को मार दिया गया और उसमें 26 लोगों को मारने के बाद आतंकवादी भाग गए। जैसा कि वहाँ पर भी आतंकवादी भाग गए थे और जिन लोगों ने इजराइल में किया था सारे लोग
मारे गए नहीं मारे गए, या जो जो इन्वॉल्व थे वो मारे गए, कितना नहीं मारे गए, उसका आकलन चल रहा है। अब भारत में जो ये घटना हुई, भारत में घटना क्यों हुई? इसलिए हुई कि जो नया टैरिफ रिजीम है अमेरिका का, उस रिजीम में चाइना के लिए मुश्किलें हो गई थी 200% टैरिफ रिजीम के बाद, और ज़्यादातर मल्टीनेशनल कंपनीज इंक्लूडिंग आईफोन का वो भारत में जो है वो अपना केंद्र बनाने के मतलब भारत को अपना केंद्र बनाने के मुहिम में लग गया है, जिसका सीधा सीधा नुकसान चाइना को हो रहा है। दूसरा फैक्टर ये है कि चाइना की हमेशा से एक स्ट्रेटजी रही है कि अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों को, अड़ोस पड़ोस के देशों को वो आपस में इस तरह के लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व करके रखे, जिससे उनका डेवलपमेंट ना हो पाए और वो उसका अपना डेवलपमेंट जो है वो होता रहे। तो क्या ये जो अभी का वार है, वो अभी की जो घटना है, उसका पाकिस्तान से कम लेना देना, चाइना से ज़्यादा लेना देना है, और चाइना ही पूरे उसमें था, इसलिए कि जितने भी उसका जो सिक्योरिटी सिस्टम था, जितना भी ड्रोन्स थे, वो तुर्की के थे, और जो असिस्टेंस था वो चाइना का था। ये दूसरा फैक्टर हो गया कि क्या इस पूरे मामले में चाइना का इन्वॉल्वमेंट था, और चाइना चाहता था कि भारत इसमें उलझे। तीसरे फैक्टर पर आते हैं कि क्या, जब इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी का कंपैरिजन हो रहा है, उसको लेकर के नाराजगी है। मैं भी इस बात को लेकर के कल मैंने ट्वीट किया था दुखी होकर के कि ये नहीं होना चाहिए था, और इस वार को जब एक बार हम एडवांटेजियस पोजीशन पर हैं तो हमको लॉजिकल एंड तक ले जाना चाहिए था। अब लॉजिकल एंड तक ले जाने का तरीका था कि कुछ इस तरह का इन्फ्लिक्ट करें, कुछ इस तरह का डैमेज इन्फ्लिक्ट करें कि उनको कुछ दिन तक याद रहे। लेकिन पाकिस्तान को कोई भी इस तरह की चीज़ याद नहीं रहती है, वो एक अलग मिशन पर रहता है जिसमें भारत घृणा और हिंदू घृणा शामिल है। और ये लड़ाई जब तक पाकिस्तान पूरी तरह से नेस्तनाबूद नहीं हो जाता तब तक समाप्त होने वाली नहीं है। अब विषय पर आते हैं। उदाहरण दिया जा रहा है कि इंदिरा गांधी ने 71 का वॉर लड़ा, और इस 71 के वॉर लड़ने के बाद उन्होंने बांग्लादेश बनाया। लेकिन ये बात कौन बताएगा कि किन कारणों से जो 93,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे पाकिस्तान के, उनको भारत ने बिना शर्त छोड़ दिया। जब हम लाहौर तक पहुंच गए थे तो फिर हम वापस क्यों आए? क्यों करेज नहीं दिखा? हमारे 54 सैनिक पाकिस्तान में कब्जे में थे, हमने 93,000 छोड़ दिए। हमने उन 54 लोगों को वापस लेने के लिए प्रयास क्यों नहीं किया? या हम पर इतना दबाव था कि हमने चुप्पी साध ली? ये एक बात हो गई। अब दूसरे बात पर आते हैं। सब इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी की बात कर रहा है। कोई 1987 के इंडियन पीस कीपिंग फोर्स की भी बात कर ले। क्यों हमने श्रीलंका में इंडियन पीस कीपिंग फोर्स भेजा था? क्यों हमने अपने ही तमिल भाइयों के खिलाफ सेना भेजा था? और उसमें हमने हमारे सैनिकों को मजबूर किया कि हम 10,000 तमिलों की मौत के जिम्मेदार साबित हुए, और लगभग 11,66 स्पेसिफिकली भारतीय सेना के जवान, जेसीबी और लगभग 50 के ऊपर ऑफिसर्स मारे गए। क्या ये क्या था? इस पे हमको क्या उपलब्धि मिली? हमने क्यों इतने लोगों को मरवाया? और लगभग 32 महीने चलने वाले इस IPKF ऑपरेशन के बाद मिला क्या, सिवाय राजीव गांधी के असैसिनेशन के? तीसरी घटना पर आते हैं। 1965 में हमने लड़ाई जीती। हम क्यों ताशकंद गए? किसके दबाव में हमको ताशकंद जा करके ये इस बात पर समझौता करना पड़ा कि वहाँ पर कि हमने जो 65 की जीत में जो हासिल की थी, वो हमने
कंसीड की रशिया के दबाव में। अगर अभी लोगों को अमेरिका का दबाव दिख रहा है, तो क्या 1971 में, 1987 में और 1965 में किसका दबाव था? किसके दबाव में समझौते हुए? और उन समझौतों को भारत मानता रहा, पाकिस्तान ने कभी नहीं माना। फिर भी हमने क्या किया? और इन सब जगहों पर भारतीय सैनिकों की, भारतीय सेना की, भारतीय सेना अध्यक्षों की, उनकी बहादुरी या उन पर कोई प्रश्न नहीं है। लेकिन क्या पॉलिटिकल कंपल्शंस तब नहीं थे? तब और अगर तब नहीं थे तो क्या अब भी नहीं है? और अगर तब के निर्णय पॉलिटिकल कंपल्शंस पर लिए गए थे और ठीक थे, तो आज का पॉलिटिकल निर्णय, पॉलिटिकल कंपल्शन के कारण लिया गया निर्णय गलत कैसे हो सकता है? तब 93,000 लोगों को छोड़ना सही हो सकता है और अपने लोगों को ना छुड़ाना सही हो सकता है, तो आज सीज फायर कैसे गलत हो गया? निश्चित तौर पर प्राइमा फेसी आप ये कह सकते हैं कि नहीं, हम एडवांटेजियस पोजीशन में थे, तब भी हम एडवांटेजियस पोजीशन पे थे। तो इस पर निश्चित तौर पर सरकार को क्लैरिफाई करना चाहिए कि इस सब पीछे क्या मंशा है, टेक्निकल डिटेल्स में बिना जाए। ठीक है, अब हमने 61 की बात कर ली, हमने 71 की बात कर ली, 65 की बात कर ली, 87 की बात कर ली। जब कारगिल वॉर हुआ था, कारगिल वॉर में बहुत सारे लोग मारे गए थे और हमने पाकिस्तान की सेना को एक एक इंच खदेड़ा, वो किया। लेकिन उस पर भी जब मुशर्रफ और इस पर बात हुई थी तो कोई बात सहमति नहीं बनी थी। वहाँ उस समय सहमति इसलिए नहीं बनी थी कि आडवाणी जी ने जो समझौते की बात पाकिस्तान कर रहा था उसके खिलाफ आडवाणी जी डट कर खड़े हो गए थे और वो नहीं होने दिया। अब वापस चलते हैं 47 और 48 पर। 47-48 में जो समझौता, जब भारत का विभाजन हुआ था 15 अगस्त 1947 को, और हमेशा की तरह पाकिस्तान ने कबायलियों की मदद से भारत पर आक्रमण किया। और जब भारतीय सेना ने, जब अधिग्रहण हो गया जम्मू और कश्मीर का, राजा हरि सिंह ने साइन कर दिया था एक्सेशन डीड को, उसके बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना और कबायलियों को खदेड़ना, मारना शुरू किया। लेकिन जब वहां पर हम एडवांटेजियस पोजीशन पर थे तो सीज फायर कर लिया गया। और ये बात जनरल करियप्पा, जो उस समय के सेना प्रमुख थे, उन्होंने बोला, उन्होंने प्रधानमंत्री से ये कहा, उनका ऑफिशियल वो है कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से ये कहा गया कि वो इस मामले में थोड़े दिन का समय और भारतीय सेना को दें, तो हम जो भी आज के समय का POJK है उसको वापस ले लेते हैं। और ये समस्या अगर उस समय सॉल्व कर ली गई होती तो ये हमेशा के लिए समस्या समाप्त हो गई होती। लेकिन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कश्मीर को अपना बताते हुए कि वो उनका व्यक्तिगत मसला है और इसको वो सॉल्व करेंगे। और इस मामले में जिस तरह से फारूक अब्दुल्ला के पिता जो थे, उनको, उनके साथ जिस तरह से उनका सहानुभूति वाला दृष्टिकोण था, जिस तरह से वो सहानुभूति रखते थे, जिस तरह से उनकी बात मानते थे और उनको स्पेशल लीवे देने की, पॉलिटिकल लीवे देने की कोशिश रहती थी, प्रयास रहता था, उस नाते ये मामला चला गया UN, और UN भारत लेके गया। और UN में भी जिस क्लॉज के अंतर्गत उसको लेकर के जाना चाहिए था, इसको डिस्प्यूटेड टेरिटरी के अंतर्गत लेके जाना चाहिए, लेके गए जवाहरलाल नेहरू। जबकि इस मामले को इस क्लॉज के अंतर्गत के ले जाना चाहिए कि पाकिस्तान ने हम पर एग्रेशन किया था, पाकिस्तान ने हमारी ज़मीन पर आक्रमण किया था। और ये बात
के नटवर सिंह जो कांग्रेस के ही नेता थे, विदेश मंत्री रहे हैं, उन्होंने अपनी किताब में बहुत स्पष्ट लिखा है कि ये तब के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की गलती थी। तो क्या जवाहरलाल नेहरू पर एडविना माउंटबेटन का दबाव था, उनके माउंटबेटन साहब का दबाव था, किसका दबाव था? इस बात को भी लोगों को पता लगना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे साथ इस चैनल पर जुड़ते रहिए, हमको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।